हाँ, तो जिन बच्चों का भी बैकलॉग्स वगैरह है, किसी को डाउट्स है, उन सभी का प्रॉब्लम अपन आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको वेक्टर के अंदर तो डाउट नहीं आएगा, ठीक है। कुछ 2-3 लेक्चर अपन लेंगे आज, जितना कवर होता है उसका आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वेक्टर के बारे में। वेक्टर का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे अपन वेक्टर स्केलर को डिफाइन किया। इसके पहले वाला जो चैप्टर था, जिसे अपन बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस, तो यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, जिसके अंदर अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन किया था। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज थे बेटा हमारे, उनको हमने डिफरेंशिएट किया था 3 टाइप्स के अंदर, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो किस बेसिस पे किया था वो हमने बात किया था उस चैप्टर में, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 टाइप्स के अंदर, विच इज स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, विच इज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। फिजिकल क्वांटिटीज को ही हमने डिफरेंशिएट किया है 2 पार्ट्स के अंदर, स्केलर और वेक्टर। किस बेसिस पर किया है? प्लीज सब अपना स्पीकर माइक बंद रखिए बेटा, सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटीज को ही हमने डिफरेंशिएट किया स्केलर और वेक्टर के अंदर। नाउ व्हाट इज स्केलर? किस स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? हमको वेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है चैप्टर में, बट स्केलर के बारे में एक हल्का सा आइडिया लेंगे। स्केलर हम जानते हैं ऑलरेडी वैसे भी। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be expressed by only magnitude, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको क्लासिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरत होगा, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्रॉस लगा दिया है मैंने, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जबकि अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करता हूं बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटीज को आपको अगर डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों को दोनों से डिफाइन किए जाते हैं, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। और जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ना कि डायरेक्शन की, वो स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात इस वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो करती है किसको? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। रिवीजन क्लास घेतोय सर। बेटा माइक बंद कर लीजिए प्लीज, एवरीवन माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो वेक्टर्स का एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये एक नई चीज है। जैसा कि स्केलर की अगर हम बात करें, तो स्केलर क्वांटिटीज बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। लाइक मैंने आपको बोल दिया, पहले हम बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की, ठीक है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल की बात करूं, कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज हो सकता है बेटा? टाइम, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा? डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, और कुछ? और कौन सा हो सकता है बेटा? प्रेशर, वर्क, एक्सेट्रा।
तो बहुत सारे क्वांटिटीज है फिजिक्स के अंदर जो स्केलर क्वांटिटी लाइक टाइम, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर और भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा वेक्टर क्वांटिटीज की, तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज के। अगर मैं बात करूं स्केलर के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसा कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। लाइक मैंने आपको बोला 4 kg प्लस 2 kg, जल्दी से बोलेंगे कितना हो जाएगा? 6 kg। तो यहाँ पर आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिंपल 4 और 2 को ऐड कर दिया 6। बट वेक्टर के अंदर ऐसे एडिशन नहीं होगा, या फिर अगर माइनस होता तो ये कितना हो जाता? 2 kg हो जाता। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए कि स्केलर क्वांटिटीज के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने सिंपल अलजेब्रा यूज किया है, जो हम अभी तक सीख के आए हैं 10th क्लास तक, ठीक है। तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगी कौन सी क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज। बट वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन के लिए हमको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सीखने पड़ेंगे, लॉज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन के जो लॉज है वो हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वेक्टर और स्केलर के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बातें क्लियर है आपको? ये बेसिक तो वैसे क्लियर होगा काफी लोगों को, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ बेटा, मुझे बताइए करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। जल्दी से, करंट कौन सा टेंसर क्वांटिटी है बेटा? टेंसर टेंसर। करंट की बात करें तो करंट बेटा हमारे पास कौन सा क्वांटिटी होता है? टेंसर क्वांटिटी होता है। कुछ क्वांटिटीज है जो सिलेबस में नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। टेंसर, टेंसर क्वांटिटी होता है करंट, ठीक है। क्यों होता है, क्या होता है, ये आपको नहीं पता होना चाहिए। सिर्फ टेंसर के बारे में आप थोड़ा सा बात याद रखेंगे कि जो करंट है, करंट कौन सा क्वांटिटी होता है? टेंसर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि जो करंट है बेटा उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। करंट के पास डायरेक्शन होता है बट फिर भी वो किसको फॉलो करता है? मतलब वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। लाइक अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बोला आपको कि इस तरह से, जितनी बातें सारी क्लियर हो जाएगी आपको, आप निश्चिंत रहिए, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसे सुनते चले जाइए। मान लीजिए इस तरह से किसी वायर के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहां से कुछ 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर कितना करंट होगा बेटा? 7 एम्पियर। समझ रहे हैं बात को? यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ कितना होगा? 7। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन भी है, लेकिन आपने जो एडिशन किया बेटा 2 और 5 7, वो डायरेक्टली कैसे किया? जैसे आप स्केलर को ऐड करते थे। तो यहाँ इन टेंसर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है बट फिर भी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सिंपल हम स्केलर की तरह करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से होता, मान लीजिए इस तरह से कि यहाँ पर कुछ तो 3 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ पर 1 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पर कितना हो जाता? 4 एम्पियर। अगेन मैंने जो एडिशन किया वो किस तरह से किया है? सिंपल स्केलर की तरह। लेकिन अगर ये वेक्टर होते तो यहाँ पर फिर एंगल का रोल होता, फिर वहां पर एंगल मैटर करता कि एंगल क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो टेंसर जो क्वांटिटीज है बेटा उनके पास डायरेक्शन होती है बट फिर भी हम उन्हें एज अ स्केलर ऐड करते हैं, इसीलिए जो करंट है वो टेंसर क्वांटिटी के अंदर आती है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपके पास दो ही ऑप्शन है कि करंट इज वेक्टर और स्केलर, दो ही ऑप्शन अगर आपको दिए हैं, करंट इज वेक्टर और स्केलर, तो आप किसको मार्क करेंगे बेटा? स्केलर को, ठीक है। अगर टेंसर नहीं दिया है ऑप्शन में तो, लेकिन अगर टेंसर भी दिया है तो आप किसको मार्क करेंगे बेटा? टेंसर को मार्क करेंगे, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है? जल्दी से
बताइए। यस सर। अच्छा मेरी बातें क्लियर, ठीक है। अगर मेरी आप मैं जब भी आपसे पूछूंगा अगर आपको बातें क्लियर है तो आप थम्स अप करेंगे, ठीक है। अगर बातें क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं सब लोग चैट बॉक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर प्रेशर क्यों स्केलर है? वहाँ पे तो फोर्स लगता है और परपेंडिकुलर लगता है, तो फिर वेक्टर होना चाहिए ना। फोर्स लगता है बेटा, मैं अभी जैसे जैसे चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा मैं उसके बारे में बात करूंगा, मैंने देख लिया है वो। मैंने आपको बोला है आप सुनते रहिए, अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एकदम से सब चीजें नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं आपको बताता चला जाऊंगा चीजें, ठीक है। ओके सर। जैसे जैसे चैप्टर अपना बढ़ता चला जाएगा सारी बातें क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं छूटेगा, सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं आपका, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। तो वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का एरो। वेक्टर को नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। बेटा माइक बंद कर लीजिए सभी लोग प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। बेटा चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, जो भी प्रॉब्लम है प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे। माइक सभी लोग बंद कर लीजिए, जो भी आपका इश्यू है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा आपको। जो भी आपका इश्यू है चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ऐसे सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा हो सकते हैं, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, वेक्टर नेगेटिव हो सकते हैं, अभी चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सुनिए थोड़ा सा पहले, ठीक है। अभी जस्ट 10 मिनट भी नहीं हुए हैं चैप्टर को स्टार्ट करें, थोड़ा सा फ्लो में आने दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब वेक्टर की मैंने बात की, तो वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड भी रिक्वायरमेंट है वेक्टर को बताने के लिए, और साथ में डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा बेटा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आपने इस तरह से एरो का साइन बना रखा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, क्या रीड करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से। या फिर स्मॉल ए पे लगा दिया तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। मतलब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आपने इस तरह से एरो लगा दिया है तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मन से एरो कैसे भी नहीं लगाना है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने उल्टा एरो लगा दिया, ऊपर लगा दिया, ये गलत है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से एरो आप लगाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एरो का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस तरह से आप एरो की बात करते हैं। अब एरो का मतलब, एरो में दो चीजें होती है, एक तो इसका हेड होगा, ठीक है, और दूसरा इसका क्या होगा बेटा, टेल होगा। एक तो इसका हेड होगा, दूसरा क्या होगा, टेल होगा। वेक्टर का हेड और वेक्टर का टेल। तो हेड तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, क्योंकि वेक्टर के पास दो चीजें है बेटा, वेक्टर के पास दो चीजें है, क्या क्या चीजें हैं, वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन को बताने के लिए तो आप एरो का यूज करेंगे, मतलब एरो का जो साइन है वो किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो फिर मैग्नीट्यूड किससे बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा बेटा लेंथ को, ठीक है। मैग्नीट्यूड से क्या बताएंगे हम, लेंथ। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर था हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, ये इस तरह से आपने ड्रॉ किया, तो एरो तो इसका डायरेक्शन बताएगा और इसका जो लेंथ आपको दिख रहा है वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वेक्टर।
अगर किसी वेक्टर का लेंथ जो होता है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई दो वेक्टर्स ड्रॉ किए इस तरह से, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो यहाँ पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ए या बी, कौन ज्यादा होगा, कौन बड़ा होगा इसमें से? बी। बी बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों बड़ा होगा बेटा? क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा है, इसीलिए वेक्टर ए से बड़ा होगा वेक्टर बी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो बता दिया, लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, सुनिएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, किसी भी वेक्टर के आसपास इस तरह से अगर आप दो डंडे लगा दें, क्या बोलते हैं इसको, मोड बोलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपन मोड ऑफ ए, ठीक है। बी वेक्टर के आसपास मोड लगा दिया तो ये मोड ऑफ बी बन जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मोड और वेक्टर को दोनों को हटा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए एंड बी। ये भी क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये भी क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, वेक्टर के सर पे टोपी पहना सकते हैं, इस तरह से कैप लगा सकते हैं, इसको बोलेंगे ए कैप, इसे बोलेंगे बी कैप, ठीक है। अगर कैप लगा दिया है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, ए वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो और आपको टोपी कैसे भी नहीं लगाना है, सीधी लगानी है, ऐसे उल्टी सीधी कैसे भी नहीं लगाएंगे, ये गलत है, ठीक है। सिंपल आप ऐसे कैप लगाएंगे तो ये वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने देखी यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर की लेंथ क्या होती है, लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सब बातें हमने करी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आपने जब भी आप अभी अभी आपने जब मॉड्यूल देखे होंगे, अगर मॉड्यूल देखे होंगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करी गई है उसके अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करी गई है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर नाम से क्लियर बेटा, वेक्टर्स के टाइप्स की बात करेंगे। What is difference between vector और वेक्टर क्वांटिटी? बेटा वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर मतलब, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर एक ही बात है, सेम थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। लाइक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर भी है, ठीक है। एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर की हम बात करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल पहला पहला जो इसके अंदर आता है वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स का मीनिंग क्या होगा बेटा, अगर वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, को इनिशिएट हो रहे हैं, नाम देखिए को इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई तीन वेक्टर से ए बी सी ड्रॉ किए, और अगर ये सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। सेकंड बात, को टर्मिनस वेक्टर, अगर को टर्मिनस वेक्टर आता है, को टर्मिनस वेक्टर, इसका क्या मीनिंग होगा बेटा, को टर्मिनस मतलब एक पॉइंट पे टर्मिनेट होने वाले वेक्टर्स, एक पॉइंट पर टर्मिनेट होने वाले वेक्टर। लाइक इस तरह से, दिस इज ए वेक्टर, यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर एंड हो रहा है बी वेक्टर,
कोई तीसरा वेक्टर सी वेक्टर एंड हो रहा है, अगर सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एंड हो रहे होंगे तो उसे हम बोलेंगे बेटा को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकते हैं, मॉड्यूल में देखेंगे आप तो आपको दिख जाएंगे पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे बेटा, इस तरह से देखिए, दिस इज ए वेक्टर और कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया है ना बी वेक्टर। ध्यान से देखिए, क्या दोनों वेक्टर्स पैरेलल दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स नाम से क्लियर है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो को पैरेलल वेक्टर्स होंगे। कोई तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरह से सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा क्या, सी वेक्टर। तो ए बी सी यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अगर यहाँ पर एक और वेक्टर डिफाइन कर देते एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या होगा बेटा, अगर वेक्टर्स के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट हो, लाइक ये हमारे पास ए वेक्टर था और ये हमारे पास बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन देखिए बिल्कुल अपोजिट आपको दिखाई दे रहा होगा, 180 डिग्री पर दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन, तो दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, याद रखेंगे, आपको याद रखना है। इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बिल्कुल याद रखना है वो है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। जो एक बच्चे ने पूछा भी था अभी, नेगेटिव वेक्टर्स। हाँ बेटा, वेक्टर नेगेटिव हो सकते हैं, देखिएगा नेगेटिव वेक्टर का क्या मीनिंग होगा। नेगेटिव वेक्टर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से ए वेक्टर, ठीक है, अब मुझे इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, मुझे नेगेटिव वेक्टर मतलब माइनस ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है, इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मतलब माइनस ए वेक्टर। तो जब भी आप किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो उसका डायरेक्शन घूम जाएगा, कितना डिग्री घूम जाएगा, 180 डिग्री पर घूम जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, दोनों का लेंथ आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन कितना डिग्री घूम चुका है बेटा, 180 डिग्री। तो दिस आर द नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, अगर कोई बी वेक्टर होता है इस तरह से बेटा, दिस इज द बी वेक्टर, और मैं आपसे बोलता माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो माइनस बी वेक्टर जस्ट अपोजिट होगा इसका, दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, यस और नो? जिसको डाउट था बेटा नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं वो उनको क्लियर है बेटा। नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग होगा सिर्फ डायरेक्शन कितना घूम जाएगा, 180 डिग्री से घूम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी वेक्टर्स के टाइप हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर हो सकता है, यूनिट वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट होगा उसके बाद। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं बेटा यूनिट वेक्टर की, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट होगा, यूनिट का मतलब 1, तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अच्छा खासा चैप्टर के बीच में। तो ये टाइप्स होते हैं, आपने मॉड्यूल के अंदर देख सकते हैं। कोप्लेनर, ठीक है बेटा, अभी बात कर लेते हैं, कोप्लेनर भी क्लियर है आपको नाम से। ठीक है, कोप्लेनर का मीनिंग क्या होगा बेटा, अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा बोर्ड है वो एक 2D प्लेन है। ठीक है, एक 2D बोर्ड है। अब यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ कर रखे हैं अपन ने, ये सब क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये 2D बोर्ड है, मतलब एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, तो जितने भी वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं ये सब क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। क्या बात क्लियर है सुदेश? हाँ सर। ओके, तो कोप्लेनर बेटा टाइप्स और भी हो सकते हैं, वो आप अभी जब मॉड्यूल के अंदर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है, कोप्लेनर क्या होंगे, को इनिशियल क्या होंगे, को टर्मिनस क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल क्या होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं।
जो भी आपको डाउट आता है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको पता होना चाहिए वेक्टर के बारे में बेटा। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, अगर तीन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर अगर इक्वल है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर अगर तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, ठीक है। दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और एज वेल एज उनका डायरेक्शन भी इक्वल हो। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ डायरेक्शन इक्वल होने से हम ये नहीं बोल सकते कि दीज आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए उन्हें मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना पड़ेगा और साथ में डायरेक्शन भी इक्वल होना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है बेटा, मान लीजिए कि इस तरह से आपने कोई प्लेन ड्रॉ किया, 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन, दिस इज एक्स दिस इज वाई, और मैंने यहां पर कोई वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। तो मैं इस वेक्टर ए को इस प्लेन के अंदर कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं इफ अगर मैं इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता हूं। तो कैसे? ये जो वेक्टर ए था ये एक्स एक्सिस के साथ सपोज कुछ एंगल फॉर्म कर रहा था थीटा। डायरेक्शन को जब भी बताना होगा तो आप एंगल से डिनोट करेंगे। ये कोई वेक्टर ए था जो थीटा एंगल पर था एक्स के साथ। मैं इस वेक्टर को इस प्लेन में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूं अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता हूं। जैसे अभी यहां पर था, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस तरह से, दिस इज ए वेक्टर। एंगल चेंज नहीं किया, मतलब ये अभी भी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट किया, मान लीजिए मैं इसको यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। एंगल अभी भी कितना फॉर्म कर रहा है, ये थीटा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया बेटा, कोई वेक्टर था इनिशियली यहाँ पर, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस तरह से। ये पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं बेटा आप। यहां से मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया पैरेलली, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इस वेक्टर को, जो वेक्टर था मैंने इसको ऐसे कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कंडीशन। आप किसी वेक्टर को, इफ वीडियो इज लैगिंग, जस्ट, हाँ बेटा। तो बात ये है कि वेक्टर को आप उसके प्लेन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। तो जैसा कि इस पोजीशन से यहाँ पर इस तरह से आप ला सकते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बट ये पॉसिबल होगा। अ वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड पैरेलली इन अ प्लेन, ठीक है। पैरेलली आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, यस और नो? यस। सभी लोग जिनको क्लियर है बेटा थम्स अप करिए जल्दी से। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स की कि वेक्टर को आप वेक्टर तब इक्वल होंगे जब उनका वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। एंड सेकंड थिंग, अगर वेक्टर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो हम करेंगे, यहाँ पर वेक्टर की जब भी बात करेंगे तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, डायरेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, देखिएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। हर एक जो क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। अगर इसके मिडिल में मैंने ड्रॉ किया तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, इसके मिडिल में ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट, इसके मिडिल में ड्रॉ किया तो दिस इज साउथ वेस्ट, और इसके मिडिल में ड्रॉ किया तो साउथ ईस्ट, ठीक है। कितना एंगल होता है बेटा, हर एक एंगल कितना होगा ये 45 डिग्री। 45 डिग्री, वेरी गुड। हर एक एंगल कितना होगा 45 डिग्री, हर एक एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये इनकी मिडिल एक्सिस है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, हर एक मिडिल होगा तो कितना कितने डिग्री एंगल पर होते हैं, ये 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन में कभी कभार वो इस तरह से भी बोल देता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर इस तरह से बोल देता है कि आपको एंगल बताइए 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि आपको एंगल दे दिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन दिया है साउथ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जब भी आपको इस तरह से ड्रॉ करना हो, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। मान लीजिए आपको 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, वेस्ट से साउथ की तरफ ड्रॉ करेंगे, उल्टा पढ़ते बेटा, इसको उल्टा ही करते हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ। तो वेस्ट से साउथ की तरफ घूमना है, कितना डिग्री घूमना है बेटा 30 डिग्री। सो दिस इज द वेक्टर, और ये जो एंगल होगा बेटा वो हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया गया है 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, ईस्ट से उल्टा चलना होता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूमना है आपको, ठीक है। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूमेंगे, कितना डिग्री 25 डिग्री, तो ये हमारा डायरेक्शन होगा, एंड दिस एंगल इज 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। क्या बातें क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा आपको इस तरह से। मान लीजिए आपको दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, लास्ट एक और देख लीजिए, 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट क्या होगा, 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मीनिंग क्या होगा, कहां से कहां पर घूमेंगे, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, वेस्ट नॉर्थ की तरफ घूमे 75 डिग्री, तो ये एंगल जो होगा ये कितना फॉर्म होगा बेटा हमारे पास, ये एंगल फॉर्म होगा 75 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको लिखने का एक और तरीका होगा, और क्या मैं इसे 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकता हूं, हाँ कि ना, जल्दी से बोलिए। क्या मैं 75 नॉर्थ ऑफ वेस्ट को 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकता हूँ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 15 डिग्री, अरे इतना ही तो बचेगा, क्योंकि टोटल कितना था 90 डिग्री, समझ रहे बात को, यस सर। यस, ठीक है। तो दोनों बातें सेम है, हो सकता है आपका आंसर इस फॉर्म में आ रहा हो और ऑप्शन में इस फॉर्म में दिया हो, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए
कि 30 डिग्री या 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों एक ही बात है। क्या मेरी बातें सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक अच्छे से? हाँ सर। ओके ओके, चलिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हेडिंग डालिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। हाँ बेटा, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कब मेजर करते हैं? जब उन दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर होता है। हाँ, रिपीट में कर रहा हूं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तब मेजर करेंगे जब उन दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर होगा। लाइक दो वेक्टर्स है हमारे पास ए और बी, ठीक है, ये इनका हेड हो गया, ठीक है, ये इनका हेड है और ये इनके टेल है। इन दोनों वेक्टर्स का एंगल अगर आपको मेजर करना है तो क्या करेंगे? दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट पर लाना पड़ेगा इस तरह से। ऐसे अगर है तो नहीं चलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे है, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। अगर आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल मेजर करना है तो दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर होना चाहिए बेटा। अगर दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर होगा तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सुनिएगा, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर है, तो दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स के हेड से जुड़ा तो चलेगा, हाँ, हेड से जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। क्यों आएगा मैं बता दूंगा अभी आपको, बट आप याद रखिए, ठीक है, आप याद रखिए, क्योंकि बुक्स में भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि अगर दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर है तो आप एंगल मेजर करते हैं। हेड से भी वही आएगा बेटा, लेकिन आप याद रखिए, ठीक है, टेल टू टेल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज इस तरह से होता, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और यहां पर हमें ये एंगल दे रखा है थीटा। मैं अगर आपसे पूछूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा, मैं अगर आपसे पूछूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है। कैसे करेंगे बेटा? अभी दोनों, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल है, तो आपको क्या करना है? टेल टू टेल कनेक्शन करना है। अब मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैंने वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है, वेक्टर ए को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस तरह से। तो अगर आप एंगल की बात करें, जब मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया बेटा, तो दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर आ गया। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो वो क्या होगा? वो होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो वेक्टर का एंगल होता है वो आप पाई और जीरो के बीच में लेते हैं। जो थीटा होता है बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो पाई और जीरो के बीच में लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मैं बता दूं किस चीज के लिए बोल रहा हूं मैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लिया था, तो कोई बोले कि सर मैं तो ए और बी के बीच का एंगल ये लूंगा, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा,
ठीक है, तो ये नहीं लेंगे बेटा। अगर मान लीजिए 60 था तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा 300, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसमें फिर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो आप याद रखिए अभी कि जो एंगल होगा वो 180 और 0 के बीच में लेते हैं आप। ठीक है, ये एंगल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम देखेंगे सेंस ऑफ रोटेशन जो होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है वेक्टर्स का। ठीक है, हाँ। अब एक बच्चे ने पूछा था अभी जस्ट कि हेड से हेड जोड़ सकते हैं क्या? हाँ। अगर मान लीजिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लोग सोचिएगा, मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूं। पहला, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से हैं और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री, मैं बोलूं आपसे एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। 60 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? 60 डिग्री। क्यों बेटा? देखिए, अभी मैंने बी वेक्टर को आगे बढ़ा दिया इस तरह से, और मैंने ए वेक्टर को भी आगे बढ़ा दिया। जब दोनों वेक्टर्स को आगे बढ़ाया तो टेल टू टेल कनेक्शन हो गया, और ये 60 था तो ये एंगल भी कितना होगा? 60। ठीक है, इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे, एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तीन वेक्टर्स हैं बेटा, तीन वेक्टर्स हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर्स मिलाकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड वेक्टर सी एंड ए के बीच का एंगल। जल्दी से आंसर करिए मुझे। 120। 120 डिग्री। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। 120। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों बेटा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो हर एक एंगल 60 60 का होगा, हर एक एंगल 60 60 का होगा। तो अगर आप इस तरह से ए को आगे बढ़ा देंगे बेटा, ए को अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो ए और बी सेम पॉइंट पर आ गए टेल, तो एंगल कितना हो जाएगा? 120। बी को आगे अगर आपने बढ़ा दिया इस तरह से तो ये एंगल अगेन कितना हो जाएगा? 120, और ये भी अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो दिस इज आल्सो 120। तो हर एक एंगल कितना होगा? 120 120 120। वेरी गुड। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? जल्दी से आंसर करिए बेटा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है? थम्स अप कर सकते हैं आप लोग? ओके। अगर आपको सारी बातें क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे मुझे। ठीक है, 2 मिनट में दूंगा आपको क्वेश्चन के लिए। देखिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए सभी लोग। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ए बी सी। ठीक है, और ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है, और ये 90 दिख रहा है आपको एंगल। रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा, यहाँ पर ए बी सी तीन एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 4, सी का 5। एंगल बिटवीन ए एंड बी, कोई बोलेगा नहीं, मुझे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। एंगल बिटवीन बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी एंड सी, और सी एंड ए। जल्दी से आंसर करिए, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5। एंगल बिटवीन ए बी बी सी एंड सी है। जल्दी से आंसर करिए फटाफट।
हाँ बेटा, तो आंसर किया है लोगों ने 90, 147, 123, 135, 145, 145 नहीं, 117, 19 नहीं, ये भी नहीं, 127, 123। हाँ बेटा, कुछ लोगों ने सही आंसर किया है। मेरा राइट है क्या? 90, 140, 127। हाँ बेटा, देखिए चेक कर लेते हैं इसको जल्दी से। अब आपको यहाँ पर एंगल पता होना चाहिए कि 3, 5 और 4 कितना एंगल फॉर्म करते हैं। अगर मैं इस एंगल को मान लीजिए बोल देता हूं कुछ तो थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4/3। ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यूज पता होने चाहिए। 37 डिग्री के और 53 डिग्री के वैल्यूज आपको पता होने चाहिए बेटा। नहीं पता है तो लिख लीजिए साइन थीटा। साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 और साइन 53 का होता है 4/5। सिमिलरली cos थीटा की बात करें तो ये होता है 4/5, ये होता है 3/5। टेन थीटा की बेटा बात करेंगे तो ये होता है 3/4। डिवाइड कर दीजिए दोनों को और ये होगा 4/3। ठीक है, अगर ये बात नहीं पता है तो लिख लीजिए बेटा इसको अच्छे से। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 4/3 होगा। 4/3 मतलब कितना एंगल हो गया? 53 डिग्री। ये 53 डिग्री होगा, ये 90 है हमारे पास, तो ये कितना होगा? 37। बस इतनी बात सोचनी थी, बाकी तो आसान बात है। यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल कोई गलत नहीं हुआ होगा। ए को आगे आपने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, तो ए और बी के बीच का एंगल तो क्लियरली 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप बात करें बी और सी के बीच में, तो बी को आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, तो एंगल कितना होगा? 180 माइनस 37। 180 माइनस 37 कितना होता है? ये 143 होता है ये। ठीक है, तो बी और सी के बीच का एंगल हो जाएगा 143। और अगर आप सी को आगे ड्रॉ कर देंगे बेटा, तो दिस एंगल इज व्हाट? ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 53, तो ये होता है 127। तो तीसरा एंगल आएगा 127। कुछ लोगों का सही था बिल्कुल आंसर, कुछ लोगों ने गड़बड़ किया था। जिनका सही था वेरी गुड। हाँ, आपका सही है बेटा, बहुत अच्छे। जिन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है बहुत अच्छे, वो लोग समझ चुके हैं क्या होगा। बाकी लोग भी बाकी लोगों ने भी तरीका सही लगाया था, बट उन्हें वैल्यूज का आइडिया नहीं था। ठीक है, तो आप आगे आगे से आप वैल्यूज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्लियर है। वेक्टर्स का बेसिक मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का एडिशन। तो हेडिंग डाली जल्दी से, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी से हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी से हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के कितने मेथड हैं? 3 मेथड है बेटा। वेक्टर एडिशन के 3 मेथड्स है जो हमें पढ़ने हैं। पहला ट्रायंगल लॉ, ठीक है, सेकंड है पॉलीगन लॉ एंड थर्ड है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के 3 मेथड्स हैं जो हमको पढ़ने हैं बेटा। पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पॉलीगन लॉ एंड तीसरा है पैरेललोग्राम लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा बेटा ध्यान से।
ट्रायंगल ऑफ एडिशन की अगर बात करें तो पहली बार ट्रायंगल लो जब एडिशन करता है वेक्टर्स का तो सिर्फ 2 वेक्टर्स का एडिशन करता है ये, ठीक है। 2 से ज्यादा वेक्टर्स के एडिशन के लिए फिर हम किसी दूसरे लॉ का यूज करते हैं। 2 वेक्टर्स का एडिशन करेगा ट्रायंगल लॉ। क्या होता है ट्रायंगल लॉ? स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगा। क्या होता है स्टेटमेंट में, आपको फिजिकली समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स थे इस तरह से, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, एंड हमें ट्रायंगल लॉ का यूज करके इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है। तो एडिशन करने का तरीका क्या होता है ट्रायंगल लॉ के अंदर कि आप एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल सेम पॉइंट पर लेकर आएंगे। मैंने क्या किया, ए वेक्टर को रखा यहाँ पर, बी वेक्टर को उठाया और उसे ए वेक्टर के सिर पर रख दिया। तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर का तो टेल और ए वेक्टर का हेड सेम पॉइंट पे कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट यही बोलता है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, सेम सीक्वेंस में। सीक्वेंस देखिए बेटा, सीक्वेंस सेम है, ये ए ये बी, सीक्वेंस आपको सेम दिख रहा होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बोलता है कि पहले वेक्टर के हेड से, पहले वेक्टर के टेल से अगर आप दूसरे वेक्टर के हेड को डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर दें, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर दें, देन दिस वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। जो आपको आर वेक्टर मिलेगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर 2 वेक्टर हैं ए और बी, और अगर आप ए के सिर पे बी को रखते हैं और डायरेक्टली पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को बताएगा। और ये आर वेक्टर जो है हमारा, वो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बेटा। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि ए के सर पर बी को रखें, आप बी के सर पर भी ए को रख सकते हैं। सर लेक्चर कितने बजे तक है? लेक्चर तो बेटा 1 घंटे का था हमारा, हाँ होने वाला है, ये कंप्लीट करके खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर लिखा। अच्छा, ए वेक्टर के सिर पर बी को रखा, जरूरी नहीं हमेशा ए के सिर पर बी को रखें, हम बी के सर पर भी ए को रख सकते हैं। कैसे बेटा, देखेंगे। ये हमारा ए वेक्टर था, ए के बी पर रखा था, ये हमारा बी वेक्टर था, देखिए, ठीक है। हमने क्या किया, इसके सर पर ए वेक्टर को रखा, ठीक है। अगर आपने बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के हेड को डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन किया, तो ये भी आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और आर वेक्टर बेटा यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मतलब मैं इसको यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर मुझे इसे लिखना चाहिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दोनों एक बात है क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दिस फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एक ही बात है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट आपको दिख रहे हैं दोनों सेम दिख रहे होंगे लेंथ के अंदर, ठीक है, और डायरेक्शन भी देखिए दोनों का सेम है। तो ए के सिर पर बी को रख के जोड़े या बी के सिर पर ए को रख के जोड़े, दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम सिर्फ 2 वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। 2 से ज्यादा वेक्टर्स के एडिशन के लिए हम पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं, और उसे हम पढ़ेंगे कल के क्लास में, ठीक है। क्या मेरी बातें आज जितना भी हमने बेसिक क्लियर किया है, क्या सभी को क्लियर है? जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए सभी लोग। हाँ सर। सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए जो हमने पढ़ा है। यस, ओके, वेरी गुड। तो जितना भी बेटा हमने कवर किया है उसको फटाफट से रिवाइज करके कल फिर से हमारी मुलाकात होगी।
टाइम में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपको किस टाइम पर हम मिलने वाले हैं। और जो भी कहानी स्टार्ट होगी वो ट्रायंगल होके आगे से स्टार्ट होगी, पॉलीगन लो पैरेललोग्राम लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं। वेक्टर की जगह हम हर बार वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम बात है। मैंने आपको बोला है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी एक ही बात है, ठीक है। आप बोले फोर्स इज अ वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। चलिए कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.